हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लास्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और क्या चीजों को ये एक्सप्लेन करता है। रेजोनेंस को समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप एक कंडीशन इमेजिन करो। अब इमेजिन करो दो लोग, ठीक है ना, टू पीपल, टू पर्सन्स। ये दो लोग में से एक जो शख्स है वो बंद है किसी जगह पे, फॉर एग्जाम्पल जेल में है, और दूसरा शख्स जो है वो फ्री है, वो जहां जाना चाहता है जा सकता है, ठीक है ना, विद इन हिज लिमिट्स। तो दोनों में से स्टेबल कौन ज्यादा होगा? क्या ये इक्वली स्टेबल होंगे या फिर इनकी स्टेबिलिटी डिफरेंट होगी? आंसर इज ऑफ कोर्स ये इक्वली स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि जो शख्स जेल में है, बंद है, डिप्रेशन का शिकार है, ठीक है, सजा काट रहा है, वो अनस्टेबल होगा। और जो शख्स फ्री है, दुनिया में अपना काम कर रहा है, अपनी लाइफ को अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो काफी स्टेबल होगा, वो काफी खुश होगा अपनी लाइफ से, ठीक है। आपकी केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कुछ ऐसे ही दो किस्म के हैं, ठीक है। या फिर इस टाइम तो कोविड-19 चल रहा है, ठीक है ना, पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। तो यहाँ आज हम जानते हैं कि घर के अंदर जब आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो तो आप कितने अनस्टेबल हो जाते हो। कोविड-19 से पहले जो हम लोगों की स्टेबिलिटी थी ओवरऑल दुनिया में किसी भी सिटीजन की, स्पेशली पीपल फ्रॉम अमेरिका, रशिया, यूरोप या फिर इंडिया, पाकिस्तान, जहां पे कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा अटैक हुआ है, वहां पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, ज्यादा लॉकडाउन है। वहां पे जो पहले स्टेबिलिटी थी लोगों की वो काफी ज्यादा थी, ठीक है ना। लोग स्कूल जा रहे थे, यूनिवर्सिटी जा रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, जो काम वो करते हैं वो बहुत ही आराम के साथ कर रहे थे। लेकिन कोविड-19 की वजह से सब लोग रिस्ट्रिक्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो क्वारंटीन में हैं, ठीक है ना, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड टू अ गिवन हॉस्पिटल और अ गिवन रूम इन अ हॉस्पिटल, या फिर वेयर एवर दे आर क्वारंटीन। जबकि बाकी जो लोग हैं उनका भी मूवमेंट जो है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का उनका पहले रहता था, वो काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट हुआ है। एंड एवरी वन ऑफ अस इज इन सम काइंड ऑफ अ डिप्रेशन, एवरी वन ऑफ अस इज अनस्टेबल राइट नाउ, एंड ऑल ऑफ अस आर वेटिंग फॉर द वैक्सीन टू कम दैट कैन क्यूर दिस कोविड-19, ताकि हम आजादी के साथ आराम से बाहर घूम सकें और स्टेबल हो जाएं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही दो किस्म के होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिनका मोशन ज्यादा नहीं होता मॉलिक्यूल या सिस्टम के अंदर, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो एक जगह से दूसरी जगह से आराम से जा सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का नाम क्या है? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इट्स लाइक quarantined electrons are called as localized electrons, and the electrons that are free to move, ठीक है ना, within a region in a molecule or in the entire molecule or in the entire system like a metal crystal, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल आप वाटर का केस लीजिए, यहां पर टोटल 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड है, ये हमेशा इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में शेयर होंगे, ठीक है ना। ये दो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी यहां नहीं जा सकते, इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन कभी इधर नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये दो इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर हैं और हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही जुड़े रहेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स कभी यहां वहां मूव नहीं कर रहे हैं, उधर ही है, ऑक्सीजन का हिस्सा है, ठीक है ना, इन एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड हैं इन एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये दो इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड हैं, अब ये जो है ये शेयर्ड है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना, बस उतना ही उनका लोकेशन है, ये पूरे वाटर मॉलिक्यूल में मूव नहीं कर सकता फ्रीली। तो ये सब लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है ना। इसके बरक्स अगर आप मेटल क्रिस्टल देखोगे, आपको पता है कि मेटल क्रिस्टल के अंदर जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर फ्री टू मूव। आप उस मेटल क्रिस्टल को इन जनरल ऐसे बनाते हो, अब बोलते हो एक कर्नल्स होते हैं और फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? दे आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, क्या ये हमेशा इधर ही होगा? आंसर इज नो। दिस इलेक्ट्रॉन कैन गेट डीलोकलाइज्ड, इट कैन मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, दे आर फ्री टू मूव इन दिस मेटालिक क्रिस्टल, ठीक है ना। इस मेटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे? दीज आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है? दीज आर लोकलाइज्ड, दे आर काइंड ऑफ क्वारंटीन्ड। ये दो इलेक्ट्रॉन्स sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्वारंटीन हो गए हैं, इसको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्वारंटीन हो गए।
ये दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्वारंटीन हो गए, ये दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्वारंटीन हो गए। लेकिन इज दिस क्वारंटीन, इज इट ऑलवेज एट दिस प्लेस? क्या ये हमेशा यहीं पड़ा रहेगा या इसी रीजन में पड़ा रहेगा? आंसर इज नो। ये इधर भी है, ये कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा। इट इज फ्री टू मूव, ठीक है ना। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स केमिस्ट्री के अंदर तीन जगहों पे देखे जाते हैं मोस्टली। एक द केस ऑफ रेजोनेंस जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेकंड द केस ऑफ मेटल्स, ठीक है, जैसे कि इसमें हमने देखा कि मेटल के केस में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्री टू मूव अबाउट इन द एंटायर क्रिस्टल, दे आर डीलोकलाइज्ड इन दैट क्रिस्टल, ठीक है ना। उनकी जगह जो है वो लोकलाइज्ड नहीं है, वो फिक्स्ड नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उसको बोलते हैं वो डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें भी आप देखोगे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, जो सारे इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल के अंदर एसेंशियली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स दे एक्चुअली एक्सटेंड ओवर मोर देन 2 एटम्स। वो सिर्फ 2 एटम्स के बीच में शेयर नहीं होता, सारे न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो हम वहीं पे देखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आल्सो गिव्स अ कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग डीलोकलाइज्ड एंड नॉट लोकलाइज्ड। इस लेक्चर के अंदर वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस क्या होता है, उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या कंडीशन होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं, वो सब हम सीखेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। अब हम देखेंगे कि ये रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट दुनिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इस कॉन्सेप्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया। देखो, हम सबको पता है कि ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये किस थ्योरी के बाद आया, किस बॉन्डिंग थ्योरी के बाद आया, लिविस ऑक्टेट थ्योरी के बाद। तो लिविस ने कुछ स्ट्रक्चर्स दिए जिसको हम लिविस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं मॉलिक्यूल्स के। देखा गया कि दुनिया में कुछ मॉलिक्यूल्स और पॉली एटॉमिक आयंस ऐसे हैं जिनको एक सिंगल लिविस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है ना। उनके बॉन्ड लेंथ्स को एक्सप्लेन नहीं करता, रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं करता, बाकी पैरामीटर्स को एक्सप्लेन नहीं करता, फॉर एग्जांपल बॉन्ड एंगल, ठीक है ना, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पहले हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोनेट आयन है, तो उसका लिविस स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से, दिस इज द लिविस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यहां पे हम दो चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। पहली बात कि ये डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये बॉन्ड कैसा होगा, शॉर्ट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ये दो बॉन्ड्स जो होंगे ये लॉन्ग होंगे और वीक होंगे, ठीक है ना। और ये वाला बॉन्ड जो होगा ये शॉर्ट होगा। शॉर्ट क्यों होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा अट्रैक्शन का मतलब नजदीक होंगे दो एटम्स एक दूसरे के, तो बॉन्ड लेंथ जो है इसका शॉर्ट होगा। और बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ज्यादा अट्रैक्शन है, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने के लिए, बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। दिस इज एक्सपेक्टेड। इन जनरल देखा जाता है कि जब कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, सी डबल बॉन्ड हो, और कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होता है, तो इनका बॉन्ड लेंथ कितना होता है। सी डबल बॉन्ड ओ का लेंथ जो होता है, बॉन्ड लेंथ, दैट इज 123 पिकोमीटर्स। और सी सिंगल बॉन्ड ओ जो होता है इट इज 143 पिकोमीटर्स। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, आपके कार्बोनेट आयन में एक बॉन्ड ऐसा होगा विच इज 123 पिकोमीटर्स और दो बॉन्ड्स ऐसे होंगे विच आर 143 पिकोमीटर्स। बट एक्चुअल में जब देखा गया तो देखा गया सारे बॉन्ड लेंथ्स एक्चुअल में बराबर थे, ठीक है ना। कार्बन किसी भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो, सारे बॉन्ड लेंथ्स बराबर हैं। और वो कितना है, CO बॉन्ड इन कार्बोनेट दैट इज इक्वल टू 128 पिकोमीटर्स, और इनमें से सारे के सारे इतनी है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वाज ऑब्जर्व्ड। फिर ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका रिएक्टिविटी और इस ऑक्सीजन का रिएक्टिविटी इससे ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल एक प्रोटॉन को रिएक्शन करना है इस चीज के साथ, कार्बोनेट के साथ प्रोटॉन को रिएक्ट करना है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये रिएक्शन यहां पे एक्सपेक्टेड है, ये रिएक्शन यहां पे एक्सपेक्टेड है, ये रिएक्शन यहां पे एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। प्रोटॉन इधर जो है अटैक कर सकता है बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे रिएक्शन होगा, यहां पे रिएक्शन होगा, यहां पे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, ठीक है, इसको किया जाता है बाय यूजिंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा तो हमने देखा कि इक्वल प्रोबेबिलिटी है,
33.3% प्रोबेबिलिटी इसके रिएक्शन करने का है, 33.3% प्रोबेबिलिटी इसका है और 33.3% प्रोबेबिलिटी इसका है, यानी कि दे आर ऑल इक्वली रिएक्टिव एंड ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर ऑलमोस्ट और एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है ना। और ये जो चार्ज है हर एक ऑक्सीजन पे इट्स नॉट इक्वल टू -1, ये बराबर -1 नहीं है, -1 से थोड़ा कम है। तो ये हो गई एक एग्जांपल जहां पे a single this Lewis structure is not explaining the experimental facts about the carbonate ion, about this ion। दुनिया में सबसे बड़ी एग्जांपल इस रेस्पेक्ट में बेंजीन की थी, ठीक है ना। बेंजीन का जो लिविस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C H H H H H and H। दिस इज द लिविस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। तो अगर ये लिविस स्ट्रक्चर सही होता तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, देखो इधर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स पे हम कंसंट्रेट करेंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा, कार्बन एटम्स नजदीक होंगे, सिंगल बॉन्ड है तो कम अट्रैक्शन होगा, कार्बन एटम्स एक दूसरे से दूर होंगे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे और शॉर्ट होंगे, कितने होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ईथीन वो कितना होता है 134 पिकोमीटर्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो कितना होता है 154 पिकोमीटर्स, ठीक है ना। अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, 3 बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी हैं वो 134 पिकोमीटर होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। 3 बॉन्ड्स ऐसे हैं जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, उनका बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होगा, वो कैसे होंगे, वीकर बॉन्ड्स होंगे। फिर एक्सपेरिमेंटली हमने देखा और हमने देखा कि सारे के सारे बॉन्ड लेंथ एक्चुअली बराबर है, हर 2 कार्बन के बीच में डिस्टेंस सेम है, जितना इस कार्बन और इस कार्बन का डिस्टेंस है एक दूसरे से, उतना ही इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का डिस्टेंस है, जितना इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से दूर है उतना ही इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से दूर है ऑन एन एवरेज, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दिस स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स अबाउट बेंजीन। ऐसा ही फिर बहुत सारे केसेस में डिस्कवर हुआ, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड मेनी अदर्स, ठीक है ना। एसीटेट आयन, ये आयन जो एसीटेट है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, तो ये है इसका लिविस स्ट्रक्चर। इसमें भी आपने एक्सपेक्ट किया एक शॉर्टर बॉन्ड एक लॉन्गर बॉन्ड, यहां पे प्रोटॉन अटैक करेगा, यहां पे प्रोटॉन अटैक नहीं करेगा, बट एक्चुअली प्रोटॉन ने यहां भी अटैक किया यहां भी अटैक किया, और एक्चुअली ये बॉन्ड और ये बॉन्ड बराबर था एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे केस, सल्फेट आयन फॉर एग्जांपल इन H2SO4, देन हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वर डिस्कवर्ड जिनमें a single Lewis structure was unsuccessful in explaining the bond parameters as well as the reactivity at certain centers, ठीक है ना। तो इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए they have to introduce the concept of delocalization of electrons। in these cases they introduced the concept of resonance। तो देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम कार्बोनेट पे कंसंट्रेट करते हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या आर्ग्यू किया, बोला कि अगर आप इसको नेगेटिव मान के चलते हो इसको न्यूट्रल मान के चलते हो, ये जरूरी तो नहीं हो सकता ये नेगेटिव हो ये न्यूट्रल हो, तो कार्बोनेट का एक और स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है, वो ऐसा होगा C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव 1 2 3 4 5 अपना, और ये नेगेटिव की वजह से 6 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये नेगेटिव हो और ये 2 नेगेटिव हो, ये और ये नेगेटिव हो सकते हैं। और कभी कभी क्या होगा कि ये और ये नेगेटिव है ये न्यूट्रल है, तो वो स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। हमने बोला कैसे, तो बोला ऐसे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। तो कार्बोनेट के लिए क्या आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो कि 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो बोला गया कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके लिए एक नहीं एक से ज्यादा लिविस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है ना। इनमें किसका फर्क होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फर्क होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पे लोकेटेड है, ठीक है। इनमें कभी न्यूक्लियर में कोई फर्क नहीं होगा, जहां पे ये ऑक्सीजन है वहीं पे रहेंगे, जहां पे कार्बन है वहीं पे कार्बन रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है ना।
फॉर एग्जाम्पल ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर है, जब ये यहाँ पे आ जाएंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे, इन दो के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गए और यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन रहे, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियर का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। सो वी आर सीइंग दैट देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स जिनमें एक सिंगल लिव स्ट्रक्चर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और इन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए एक सिंगल लिव स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, इनके लिए दो या दो से ज्यादा लिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया जो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये सब हाइपोथेटिकल है, ये भी दुनिया में नहीं होगा, ये भी दुनिया में नहीं होगा, ये भी दुनिया में नहीं होगा। अगर होता तो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंगे 143 पिकोमीटर होता, तो कोई ना कोई बॉन्ड तो 143 पिकोमीटर आता, कोई ना कोई बॉन्ड तो 123 पिकोमीटर आता, नहीं आते हैं ये दो बॉन्ड लेंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि न ये स्ट्रक्चर सही है, न ये स्ट्रक्चर सही है, न ये स्ट्रक्चर सही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये हो रहा है कि नेगेटिव जो चार्ज है वो भी तीनों के बीच में शेयर हो रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये न्यूट्रल है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे न्यूट्रल है, नेगेटिव नेगेटिव न्यूट्रल, तो नेगेटिव चार्ज भी ये तीनों शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा पाई बॉन्ड का जो पोजीशन है वो फिक्स्ड नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोकलाइज्ड नहीं है, वो डीलोकलाइज है। कभी पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दो के बीच में है, कभी पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दो के बीच में है, कभी पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दो के बीच में है, कभी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे और कभी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गया, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस और बोला कि रेजोनेंस क्या होता है। बोला कि देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स कि एक सिंगल लिव स्ट्रक्चर उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता और उनके लिए दो या दो से ज्यादा लिव स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। ऑल दो स्ट्रक्चर्स विल बी हाइपोथेटिकल, नन ऑफ देम विल बी रियल, ठीक है ना। न ये दुनिया में है, न ये दुनिया में है, न ये दुनिया में है। द रियल स्ट्रक्चर ऑफ सच मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक आयंस इज इंटरमीडिएट ऑफ ऑल दी स्ट्रक्चर्स, जिनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बताते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बताते हैं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बताते हैं। तो बोला कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो कार्बोनेट का है वो न ये है, न ये है, न ये है, वो कोई और स्ट्रक्चर है जो इन तीनों का हाइब्रिड होगा। ये जो तीन स्ट्रक्चर्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर को, इनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जो इन तीनों का एवरेज होगा। चलो हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखो CO एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड तो सब में, ये तो फिक्स्ड है। अब पहले हम चार्ज देखते हैं। देखो यहाँ पे न्यूट्रल है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो ये पूरा नेगेटिव नहीं होगा, इट विल बी समथिंग लाइक डेल्टा नेगेटिव, ठीक है ना। इसी तरह हर एक ऑक्सीजन की कंडीशन है, दिस विल बी डेल्टा नेगेटिव, दिस विल बी डेल्टा नेगेटिव। यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, तो एक्चुअल में जो होगा दैट विल बी समवेयर इन बिटवीन सिंगल एंड डबल। दिस इज इन बिटवीन सिंगल एंड डबल, दिस इज इन बिटवीन सिंगल एंड डबल, ठीक है ना। कभी कभी कैसे बनाएंगे, इसको इसको और इसको यहाँ पे हम मिटाते हैं, इसको इरेज करने के बाद हमने बोला दिस इज 2 नेगेटिव। ये 2 नेगेटिव कहां पे, ये तीन ऑक्सीजन का सम टोटल में कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव, यानी कि हर एक ऑक्सीजन पे अराउंड -0.67 का चार्ज है। सो व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखिए आप, क्या ये स्ट्रक्चर है, क्या ये स्ट्रक्चर, आंसर इज नो। तो इसको दिया जाता है बाय अ वेरी स्पेशल एरो व्हिच इज कॉल्ड एज डबल हेडेड एरो। तो ये डबल हेडेड एरो क्या बताता है, ये एक्चुअली बताता है कि ना ये है ना ये है, ये भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। डू नॉट कंफ्यूज दिस विद दिस। देखो दो कंडीशन होते हैं दुनिया में, ए बी, ए बी, दिस इज इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए भी है बी भी है, दोनों प्रेजेंट है किसी कॉन्सेंट्रेशन में जो फिक्स हो चुका है एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है ना ए है ना बी है, ना ए स्ट्रक्चर है ना बी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। दुनिया में ना ए है ना बी है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। जैसे कि ना ये है ना ये है ना ये है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज द कैनोनिकल सॉरी दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट, और ऐसा ही कार्बोनेट एक्चुअल दुनिया में होता है, ठीक है ना। अभी हमने देखा जैसे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव। अब प्रोटॉन के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है, वो जितना इसको अटैक कर सकता है उतना इसको अटैक कर सकता है, उतना इसको अटैक कर सकता है, तो रिएक्टिविटी एक्सप्लेन हो गया, ठीक है ना। और ये सब कैसे एक्सप्लेन हुआ,
बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो रेजोनेंस होता है, इसी फिनोमिना को रेजोनेंस बोलते हैं कि ठीक है ना। ये जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स नहीं होता है, जिसकी वजह से एक सिंगल लिव स्ट्रक्चर इसको एक्सप्रेस मॉलिक्यूल को, इस कोवलेंट मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इसके लिए ड्रॉ किए जा सकते हैं। वो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स का वो एक एवरेज होता है। समझ रहे हो? इस फिनोमिना को बोला जाता है रेजोनेंस। तीन चीजें हैं जो विच गो हैंड इन हैंड, ठीक है ना, इंटरचेंजेबली इनको कभी कभी यूज किया जाता है। वन इज रेजोनेंस, वन इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी सी द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस। एंड वन इज द कंजुगेटेड सिस्टम। ऐसे सिस्टम जो है इनको कंजुगेटेड सिस्टम बोला जाता है जिनमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। कंजुगेटेड का मतलब होता है दे आर लिंक्ड टुगेदर एंड दे आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका बहुत ज्यादा डिटेल हम पढ़ेंगे बी पेपर में, जहां पे हमारा टॉपिक ही अलग से होगा कंजुगेटेड सिस्टम्स। उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि आपका मॉलिक्यूल प्लानर होना चाहिए, हर एक एटम के पास पी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर किसी पोजीशन पे पी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है ना, या प्लानर नहीं है, तो कंजुगेशन वहां पे ब्रेक हो जाता है। दैट डिस्कशन फॉलोज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन योर बी पेपर। यहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है। कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ स्ट्रक्चर, कुछ मॉलिक्यूल्स और आयंस ऐसे होते हैं कि सिंगल लिव स्ट्रक्चर उनको एक्सप्लेन नहीं करते, उनके लिए काफी स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं जिनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उस वो होता है एवरेज ऑफ ऑल दीज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इस फिनोमिना को बोला जाता है दुनिया में रेजोनेंस। इज दैट ओके? दैट मस्ट बी। तो चलो इसको समझने के लिए और ज्यादा एग्जांपल्स हम देखते हैं। नेक्स्ट लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बेंजीन। देखो, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, और हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है। तो क्या इसने एक्सप्लेन किया एक्सीडेंटल फैक्ट्स अबाउट बेंजीन? आंसर इज नो। इसमें सारे बॉन्ड इक्वल हैं। यहाँ पे दिखा रहा है 3 बॉन्ड शॉर्ट होने चाहिए और 3 बॉन्ड लॉन्ग होने चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिखा रहे हैं 3 बॉन्ड वीक होंगे और 3 बॉन्ड डबल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, सबके सब बॉन्ड लेंथ बराबर है, सबके सब बॉन्ड एनर्जीज बराबर हैं, और हर एक बॉन्ड लेंथ कितना है? 139 picometers, which is in between 134 picometers, which is the case of carbon double bond carbon, and 154 picometers, which is the case of carbon single bond carbon. Okay, तो ऑब्वियसली जब एक सिंगल स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो दूसरा भी इसका स्ट्रक्चर होगा, एंड वी कैन इजीली गेस दैट। देखो, हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड हो, मे बी कि इस और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता, इसके और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता। तो अब यहाँ पे हम सिंगल बनाएंगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है ना, वो दूसरा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो वो कैसा होगा? कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन, और अपने अपने हाइड्रोजन्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये वाला लिव स्ट्रक्चर सही है कि ये वाला लिव स्ट्रक्चर सही है, तो आपका आंसर होगा ना ये एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का, ना ये एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का, क्योंकि एक्सटर्नली देखा गया कि हर एक बॉन्ड एंगल कितना है? 139 पिकोमीटर्स, व्हिच इज समवेयर बिटवीन ए सिंगल बॉन्ड एंड ए डबल बॉन्ड। ठीक है ना सिंगल बॉन्ड जैसा लंबा है, ना सिंगल बॉन्ड जैसा वीक है, ना डबल बॉन्ड जैसा छोटा है, ना डबल बॉन्ड जैसा स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों के बीच में कहीं पे। ठीक है ना, तो ना ये स्ट्रक्चर सही है ना ये स्ट्रक्चर सही है। अगर मैं पूछूं इस क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं कि दुनिया में 50% ये होंगे 50% ये होंगे? आंसर इज अगेन नो। ना ये होगा ना ये होगा, दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है ना। अब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा बेंजीन के, सिर्फ ये दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नहीं है, और सारे हैं, रिवर बेंजीन होते हैं बहुत सारे, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे बिकॉज दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। ठीक है ना। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो इन दोनों का क्या होगा? हाइब्रिड होगा। ठीक है ना, तो उसको भी बना लेते हैं। तो द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन विल बी द हाइब्रिड ऑफ दीज टू। तो उसको कैसे बनाएंगे? कार्बन कार्बन एट लीस्ट सिंगल बॉन्ड सब में, तो सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। ये हो गया, हर एक के पास हाइड्रोजन है।
आप देख सकते हो कि हर एक एटम का जो पोजीशन है वो फिक्स है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं, इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है। देखो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, अगर हम इमेजिन करें ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ डीलोकलाइज हो गए तो ये बनेगा, फिर हम इमेजिन करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ डीलोकलाइज हो गए तो ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स ना इधर होते हैं ना इधर होते हैं, दे आर डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर रेंज। उसको कैसे दिखाते हैं, उसको ऐसे दिखाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसको हम जल्दी जल्दी में जब हम बनाते हैं बेंजीन, आपने देखा होगा तो हम कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, बेंजीन ऐसे बना लेंगे तेजी के साथ, ठीक है। तो ये गोल क्या है यहाँ पे, ये गोल जो है दिस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो देखो पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर नॉट लोकलाइज्ड। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इन दो के बीच में नहीं होंगे, कभी इधर 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 होंगे, इसी तरह ये कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इसी तरह ये भी। और हम कैसे बनाते हैं, एक गोल बनाते हैं विच मीन्स डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच मीन्स देयर इज रेजोनेंस इन बेंजीन। बेंजीन के अंदर कौन सा फिनोमेना है, रेजोनेंस है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसकी वजह से क्या होता है, सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा बेंजीन के स्ट्रक्चर को या फिर बेंजीन की रिएक्टिविटी को। देखो अगर बेंजीन ऐसा होता तो एडिशन रिएक्शन करता, ठीक है ना, तीन तीन डबल बॉन्ड्स हैं, बहुत ज्यादा एडिशन रिएक्शन करता, बहुत ज्यादा एडिशन रिएक्शन करता, क्योंकि डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ही एडिशन रिएक्शन करने का। लेकिन एक्टिविटी में बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं करता अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था और बॉन्ड पैरामीटर्स भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो इसके लिए हमने डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लगाया और उससे हमने बताया कि एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि आपके बेंजीन में रेजोनेंस है, ठीक है ना। अब हम वापस आते हैं पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, क्वारंटीन पीपल एंड फ्री पीपल। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या ये क्वारंटीन है कि फ्री हैं, फ्री हैं, जिसकी वजह से आपका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें रेजोनेंस होता है, वो मॉलिक्यूल्स स्टेबल होते हैं ज्यादा, ठीक है ना। इन कंपैरिजन टू दोज मॉलिक्यूल्स वी डू नॉट शो रेजोनेंस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है ना। देखो जितना ज्यादा रेजोनेंस, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। बेंजीन इज एक्सट्रीमली स्टेबल और उसका रीजन सिर्फ इसमें रेजोनेंस नहीं है, इट्स रीजन इज एरोमेटिसिटी, जो हम बी पेपर में पढ़ेंगे। तो बेंजीन के अभी जो हमने देखा कार्बोनेट आयन, ठीक है ना, कार्बोनेट आयन इज अ स्टेबल आयन। व्हाई, व्हाट मेक्स कार्बोनेट आयन अ वेरी स्टेबल आयन, इसमें जो रेजोनेंस होता है उसकी वजह से कार्बोनेट आयन स्टेबल है। क्यों रेजोनेंस की वजह से स्टेबल बनेगा, क्योंकि रेजोनेंस जब होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीडम ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ज्यादा होगा, वो क्वारंटीन नहीं होंगे, डीलोकलाइज्ड हैं, फ्री हैं, एंट्रोपी ज्यादा है तो स्टेबल ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। इसको और ज्यादा समझने के लिए लेट अस डू अ कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट वन व्हिच इज कॉल्ड एज ओजोन। ओजोन को देख लेते हैं। ओजोन का लिव स्ट्रक्चर कैसा है, ये है ऑक्सीजन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दूसरा ऑक्सीजन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये तीसरा ऑक्सीजन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। ये हो गए 7 इन दोनों के पास, ये हो गए 8 दोनों के पास, ये सेटिस्फाई हो गया। अब ये तो और ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बनाएगा, ठीक है ना, इसमें डी ऑर्बिटल्स भी नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको सिंपली हम कैसे दिखाते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद एक सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही होता है, ठीक है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ में सिर्फ बनने के तरीके में फर्क है। ओके, तो ये हो गया इसका लिव स्ट्रक्चर। अब अगर ये लिव स्ट्रक्चर ठीक होता, सच होता, इफ दिस वाज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन लिव स्ट्रक्चर, देन वी एक्सपेक्ट कि एक बॉन्ड लंबा होगा, ठीक है ना, इसको लंबा बना ही लेते हैं हम टू मेक इट मोर रिवीलिंग। लंबा क्यों हो गया, क्योंकि अट्रैक्शन कम है, सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, डबल बॉन्ड है, ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से एटम्स नजदीक आएंगे, तो एक छोटा बॉन्ड होगा, एक लंबा बॉन्ड होगा, दोनों का बॉन्ड लेंथ जो है वो बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, और ओब्वियसली बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बराबर नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, ये वीकर बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ कितना होता है दुनिया में, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इज 148 पिकोमीटर्स। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितना होता है, 121 पिकोमीटर्स। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बॉन्ड जो होगा वो 148 पिकोमीटर होगा, लंबा होगा, और दूसरा छोटा होगा 121 पिकोमीटर। अब ओजोन के अंदर एक्चुअल कितना है, इन ओजोन
द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, इन दोनों का बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज 128 पिकोमीटर, विच यू कैन आर्ग्यू, ठीक है ना। इसको जब हम बी पेपर में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट सीखेंगे तो अब इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे दिखाएंगे, वहां पे हम इनका फॉर्मल चार्ज भी देते हैं, जैसे कि इसका इसके केस में होता है +1, इसका -1, फिर ये न्यूट्रल हो जाता है, ये -1 हो जाता है। दैट्स लिटिल कॉम्प्लेक्स, वो हम जब सीखेंगे इन ए सीक्वेंस, ठीक है ना। बी पेपर में आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट सीखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम उसको आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये एरो इसलिए बनाए ताकि आप समझ सको कि देयर इज ए डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आप देख सकते हो कि इसका एक सिंगल लिव स्ट्रक्चर नहीं होगा, एक दूसरा लिव स्ट्रक्चर भी होगा। अब इन दोनों के बीच में हम क्या बनाएंगे, एक डबल हेडेड एरो। इसका मतलब ना ये है और ना ही वो है जो हम बनाने वाले हैं। तो वो कैसा है, ओ डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गया, सिंगल बॉन्ड ओ, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। दिस इज सेकेंड लिव स्ट्रक्चर ऑफ योर ओजोन। अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। क्या ये स्ट्रक्चर ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन है? आंसर इज नो। इज दिस द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन? आंसर इज नो। What is then the true structure of ozone? Somewhere in between the two. हमें कैसे पता? From the experimental result. Experimentally हमने देखा बॉन्ड पैरामीटर जो है वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में है। तो एक्चुअली कैसा होगा ओजोन? Somewhere in between the two. तो ओजोन एक्चुअल में it will be something like this. O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। इसमें भी थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, इसमें भी थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ठीक है। सो दैट एक्सप्लेन्स ओजोन। अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लिव स्ट्रक्चर हम काफी दिनों से बनाते आ रहे हैं, तो वही बनाएंगे। कार्बन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। वी हैव बीन डूइंग इट फॉर सम टाइम नाउ। तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड बनाते थे, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड बनाते थे। अभी हमने कार्बोनेट देखा और हमने देखा कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज इक्वल टू, उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है दैट इज 123 पिकोमीटर, ठीक है। आपको मैं ये भी बताता चलूं कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है दैट इज 113 पिकोमीटर। So what do we expect in case of carbon dioxide? We expect 2 equal bonds and we get 2 equal bonds experimentally. Experimentally भी हमें क्या मिलता है? 2 equal bonds मिलते हैं। But are those bonds exactly equal to 123 picometers? क्या उनका bond length 123 picometer है? Answer is no. They are actually closer to a triple bond than a double bond. Double bond से ज्यादा वो triple bond के close है। Actual जो carbon dioxide है उसके केस में आपका जो बॉन्ड लेंथ है दैट्स बिटवीन अ डबल बॉन्ड एंड अ ट्रिपल बॉन्ड व्हिच इज 115 पिकोमीटर। तो क्या ये सही स्ट्रक्चर? इज दिस द ओनली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? इज दिस द ओनली स्ट्रक्चर? आंसर इज नो। अगर ये होता तो फिर बॉन्ड लेंथ 123 पिकोमीटर होता। तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? देखो आप इमेजिन करो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज नहीं है इस ऑक्सीजन पे, ये यहाँ पे आ गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज नहीं है वो यहाँ पे आ गए। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा इसका दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर आएगा। कार्बन देखो 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ गए तो ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी दिस इज ऑक्सीजन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, दिस इज कार्बन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये पॉजिटिव होगा। अब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए तो ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह जो भी खेल है ये आप बी पेपर में बहुत ही आसानी के साथ सीखोगे। इसके बारे में यू नीड नॉट टू बॉदर एट दिस स्टेज एज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो वो हम बाद में देख लेंगे। अभी हम सिर्फ डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे और रेजोनेंस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ये एक कंडीशन हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये भी तो पॉसिबल था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाए फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चला जाए, वो भी तो पॉसिबल था। तो उससे क्या स्ट्रक्चर बनेगा वो हम नीचे बनाते हैं। देखो जब ये 2 यहाँ पे आएंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। एरो को हम मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं so that it does not make any confusions to happen, it does not lead to any confusions। अब देखो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके बोर्ड पे हैं, ठीक है ना।
इन तीनों का निचोड़ क्या होगा वो एक्सपेरिमेंट बताएगा। एक्चुअली क्या देखा गया, इट इज बिटवीन अ डबल बॉन्ड एंड अ ट्रिपल बॉन्ड, क्लोजर टू अ ट्रिपल बॉन्ड देन अ डबल बॉन्ड। सो इसमें जो एक्चुअल स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का है, क्या ये है? आंसर इज नो। क्या ये है? आंसर इज नो। क्या ये है? आंसर इज नो। व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? हम बनाएंगे सी somewhere between double and triple bond, somewhere between double and triple bond. This is the hybrid structure of your carbon dioxide. And of course with the lone pair of electrons here. तो ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड के हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये हो गया इनका कैनोनिकल स्ट्रक्चर। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, क्या ये तीनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा? क्या ये तीनों बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे टू द हाइब्रिड स्ट्रक्चर? आंसर इज नो, ये तीनों बराबर नहीं करेंगे। इन दो का कंट्रीब्यूशन कम होगा, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। व्हाई? इसका डिटेल में हमें बी पेपर में पढ़ना है कि जो आपके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे इक्वली कंट्रीब्यूटिंग नहीं होते, ठीक है ना। जो ज्यादा स्टेबल होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर वो उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और आपका एक्चुअल हाइब्रिड स्ट्रक्चर उसी के क्लोज होता है, ठीक है ना। इट्स वेरी क्लोज टू द स्ट्रक्चर दैट इज मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग। अब हमें कैसे पता कि इन तीनों में सबसे कंट्रीब्यूटिंग कौन है? देखो ऑक्टेट तो सब में कंप्लीट है, अगर आप ऑक्टेट देखोगे तो यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना। पहले ऑक्टेट देखना होता है, अगर किसी में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो स्ट्रक्चर जो है वो कंट्रीब्यूटिंग ज्यादा नहीं होता, उसका कंट्रीब्यूशन कम होता है। अब यहाँ पे चार्ज देखिए, न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट मोर बिकॉज दे आर मोर स्टेबल। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। सो दिस विल कंट्रीब्यूट मोर एंड दीज टू विल कंट्रीब्यूट लेसर टुवर्ड्स द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड। एक और बात है जहां की तरफ आपका अटेंशन मैं ड्रॉ करने की कोशिश यहाँ पे करूंगा, वो ये है कि अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, वो गिनिए इन तीनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में। देखो इसमें टोटल लोन पेयर्स कितने हैं? 2 और 2 4। इसमें कितने? 1 2 3 4। इसमें कितने? 1 2 3 और 4। So number of lone pairs does not change in different canonical structures. जैसे न्यूक्लियस का पोजीशन या एटम्स का पोजीशन चेंज नहीं होता, वैसे ही लोन पेयर्स का नंबर चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनका पोजीशन चेंज होता है, उनको बोलते हैं डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आज हमने सीखा रेजोनेंस के बारे में कुछ बेसिक सी बातें, ठीक है ना। टुडे वी इंट्रोड्यूस्ड यू टू द कांसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है ना। ये रेजोनेंस इतना ही नहीं है, रेजोनेंस में बहुत डिटेल है। बी पेपर में इसका दूसरा नाम आप पढ़ोगे which is called as mesomeric effect. There is a thin line of difference between resonance and mesomeric effect, ठीक है। आपका resonance जो है it involves any kind of electron delocalization in covalent molecules, लेकिन आपका जो mesomeric effect है उसमें सिर्फ आप pi electrons और non bonding electrons का delocalization दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक्चुअल में क्या होता है कि electrons are always in motion. Is this the only structure of hydrogen? Answer is no. अगर हम मतलब ज्यादा स्ट्रिक्टली बात करने की कोशिश करें, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमेशा मोशन में होते हैं, तो कभी तो ऐसा होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पे शिफ्ट हो जाए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस बिकम पॉजिटिव, दिस बिकम नेगेटिव। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पे शिफ्ट हो जाए, तो नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये तीन हो गए कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोजन एक्चुअली। लेकिन क्या ये इक्वली स्टेबल है? आंसर इज नो। इसमें ड्यूप्लेट कंप्लीट है दोनों का, इसमें एक ही का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसमें भी एक ही का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसमें चार्ज है, इसमें न्यूट्रल। ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इतना ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा कि हम दुनिया में ये मान के चलेंगे कि एक्चुअल हाइड्रोजन ऐसा ही है। ऑल्दो ये भी पॉसिबल होता है कभी कभी। और क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन मोशन। इलेक्ट्रॉन तो रुकता नहीं होगा ना कभी एक सिस्टम के अंदर, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा मोशन में होगा। तो कभी ऐसा कंडीशन बनेगा, कभी ऐसा कंडीशन बनेगा, लेकिन मोस्टली कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, ठीक है ना। दो के बीच में शेयर होगा इक्वली, समझ रहे हो। तो इसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिलोकलाइज हो रहे हैं। डिलोकलाइज कैसे हो रहे हैं? अभी दो के बीच में शेयर हुए हैं, अभी इस इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के ऊपर दोनों है, अभी इस हाइड्रोजन के ऊपर दोनों है, तो डिलोकलाइजेशन वहां पे भी। एनी डिलोकलाइजेशन इज रेजोनेंस। लेकिन जब आप पाई इलेक्ट्रॉन्स का या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का जो है डिलोकलाइज देखते हो, उसको दूसरा नाम है विच इज कॉल्ड एज मेसोमेरिज्म और मेसोमेरिक इफेक्ट, जो हम बी पेपर में देखेंगे। और वहां ही हम देखेंगे कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है। आज क्या हमने सीखा रेजोनेंस के बारे में? हमने देखा कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं या पॉलीएटॉमिक आयन जिनको एक सिंगल लिव स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उनके लिए हम दो या दो से ज्यादा लिव स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर उनका जो है एवरेज होगा।
जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं, वो सब नॉन रियल होते हैं, उनमें से कोई एक्चुअल में दुनिया में मौजूद नहीं होता। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वो हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और देखो इन तीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर में सबसे स्टेबल कौन सा है? ये। अगर मैं आपसे पूछूं इन चार में से सबसे स्टेबल कौन सा है, वो ये है, बिकॉज इट इज हैविंग द डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हम दिखा रहे हैं देयर इज डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? तो इसका एनर्जी सबसे कम होगा, उसके बाद थोड़ा उससे ज्यादा इसका होगा, और इन दोनों का बराबर होगा लेकिन इससे ज्यादा होगा। देखो क्या इन तीनों का एनर्जी बराबर है? आंसर इज नो। जो सबसे स्टेबल होगा जो ये है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। द डिफरेंस इन एनर्जी between the most stable canonical structure and the actual structure, that is called as resonance energy, and that is the motivation for molecules to show resonance, ठीक है? तो जो तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड द एक्चुअल स्ट्रक्चर, उसको रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। इसके अलावा हमने क्या सीखा? रेजोनेंस के केस में देयर इज डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? क्या सिर्फ रेजोनेंस में दुनिया में डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? आंसर इज नो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया कि हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी डिलोकलाइज होते हैं, और इसके अलावा आपके मेटल्स के केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी डिलोकलाइज होते हैं, ठीक है? बट हम रेजोनेंस पढ़ रहे हैं तो रेजोनेंस में डेफिनेटली क्या होता है? देयर इज डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके अलावा the different canonical structures, they are separated by a double headed arrow, ठीक है ना, which must be differentiated from equilibrium। इक्विलिब्रियम का एरो नहीं है, इक्विलिब्रियम का एरो होता तो ये भी होता, ये भी होता किसी कंसंट्रेशन में, लेकिन डबल हेडेड एरो का मतलब ना ये है ना ये है, एक्चुअल में कोई हाइब्रिड होगा इनका, ठीक है? उसके अलावा हमने क्या देखा? न्यूक्लियस का पोजीशन या एटम का पोजीशन और नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है ना, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दैट डज नॉट चेंज इन केस ऑफ योर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इन केस ऑफ योर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना? जो चेंज चीज होती है दैट इज पोजीशन ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। उसके अलावा ये जो वेरियस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर सिमिलर इन एनर्जी बट दे डू नॉट हैव सेम एनर्जी। द मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज हैविंग lesser energy, or the energy difference between the most stable canonical structure and the actual structure, which is calculated mathematically। आप बोलोगे इसका कहां से पता चलेगा? तो है ही नहीं मैथमेटिकली, तो उस डिफरेंस को बोला जाता है रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है? उसके अलावा ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली, ठीक है ना? इसका डिटेल, इस पॉइंट का डिटेल बी पेपर में पढ़ना है कि किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। इन जनरल हम आपको बता सकते हैं कि वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है। और कब एनर्जी कम होती है? जब मैक्सिमम पॉसिबल एटम्स के पास ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या सारे एटम्स के पास ऑक्टेट कंप्लीट होगा। उसके अलावा फॉर्मल चार्ज जितना कम होगा उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और अगर फॉर्मल चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज शुड नॉट बी ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव। फॉर एग्जांपल आपके पास दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एक में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल, ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग कौन सा होगा? ये वाला होगा, बिकॉज आपका जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा जिसमें एरोमेटिसिटी होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा, जिसमें जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे वो ज्यादा। इसमें इन तीनों में कितने हैं? चार चार कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, तो उस फैक्टर पे यहाँ पे तो डिसाइड नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी स्ट्रक्चर में 9 कोवेलेंट बॉन्ड्स आते हैं, किसी में 10 आते हैं, किसी में 11 आते हैं, तो इनमें से सबसे स्टेबल कौन सा होगा? गिवन द अदर पैरामीटर्स आर सिमिलर, तो जिसमें 11 होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। और अनलाइक चार्जेस जितना नजदीक होंगे उतना ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा, लाइक चार्जेस जितना नजदीक होंगे उतना कम कम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा। इस पूरे का डिटेल बी पेपर में, बाकी जो इसका इंट्रोडक्शन है, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। और अगर कोई भी बात विथ रेस्पेक्ट टू योर ए पेपर रेजोनेंस का इंट्रोडक्टरी लेवल पे आपको समझ ना आया हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, वी विल हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन दैट, राइट? In our next lecture we will take up the molecular orbital theory। हमने बोला था कि दो बड़ी थ्योरीज हैं, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरीज हैं, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए। उनमें से एक जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो हमने आज खत्म किया, ठीक है ना? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप ये बात जरूर याद रखिए कि ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन और रेजोनेंस दोनों कॉन्सेप्ट विद इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आते हैं, ठीक है ना? उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके 2 या मे बी 3 लेक्चर्स होंगे टू ब्रिंग कर्टन्स डाउन ऑन केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना? इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर फर्दर लेक्चर्स और एनी क्वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू योर केमिकल बॉन्डिंग और मे बी एनी अदर चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, we will catch you there, ठीक है? Until the next lecture, goodbye and thanks for watching।